आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एकता बिष्ट को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्टिफिशियल टर्फ मैदान, 216 लाइट्स, 50 बेड छात्रावास और बैडमिंटन कोर्ट के उन्नयन की घोषणा भी की। सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में इस शानदार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, फिर ये छात्र छात्राओं के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम जहां एक और प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर गौरवान्वित करने वाली अल्मोड़ा की बेटी सुश्री एकता बिष्ट को भी आज हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। वहीं खेल प्रतियोगिताओं को निभाने वाले अनेक महानुभावों को भी आज यहाँ पर हम प्रोत्साहन और उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने अथक परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में, सही प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया जाए तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से स्थापित होगा। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही स्टेडियम में उत्साह और खेल भावना का माहौल देखने को मिला। सांसद खेल महोत्सव में कुमाऊं मंडल के कई जनपदों बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिताओं के तहत बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, फिटनेस और अनुशासन को बढ़ावा देना है, क्योंकि स्वस्थ युवा ही सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव है। इसके साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को अपनाने का आह्वान किया है। और वहीं आपको बता दें कि रानीखेत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नौनिहाली ने लोक सांस्कृतिक और कई कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने सीएम धामी से सीधे संवाद किया और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। साथ ही सीएम धामी ने युवाओं और बच्चों से लगातार संवाद को सरकार की प्राथमिकता बताया। उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ साथ विधायक भी लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा और ऊर्जावान पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। शिष्टाचार और भेंट मेरी उनसे हुई है और मेरे साथ राज्यसभा के सांसद थे और लोग जाना इकट्ठा था लोकसभा, लेकिन उस दिन लोकसभा में मताधिकार था और इसलिए बिल पर मैं तो मत होना था, इसलिए लोकसभा सांसद आए थे। मेरे साथ मेरे उत्तराखंड के 2 विधायक भी थे, हम लोग मिले
और उन्होंने बहुत जल्दी, मैंने उनसे आग्रह किया है कि उत्तराखंड के दौरे पर आए, यहाँ के कार्यकर्ता उनसे मिलने को इच्छुक है। मसूरी के ऐतिहासिक कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अब अटल उद्यान कर दिया गया है और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति का भव्य अनावरण भी हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान अटल जी अमर रहे के नारों से उद्यान गूंज उठा। इस अवसर पर गुलामी से जुड़े नाम बदलने, मतदाता सूची शुद्धिकरण, आगामी जनगणना और प्रदेश में शीघ्र मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अटल जी देश की सेवा किया और उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके देश के लिए बहुत बड़ा योगदान। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलानी के आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मान बिंदु है, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेक प्रसारों नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। हरीश रावत ने भाजपा को रावण का वंशज बताया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन किसका वंशज है ये तो जनता तय करती है चुनाव। और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं, देवभूमि के लोगों ने राम के वंशज को, पांडवों के वंशज को ही विजयी बनाया है और मैं इस पर कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। इतना तय है कि उत्तराखंड की जनता पर अविश्वास कांग्रेस अगर करती है और वो बताने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस उनको जवाब देती है कि वो किसके वंशज है। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट 2027 चुनाव की हॉट सीट बन गई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यहां से चुनावी दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है, सड़कें टूटी हैं, नालियां और सीवर लाइनें सही नहीं हैं। रौतेला का दावा है कि जनता उन्हें विधानसभा भेजेगी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जो जनता है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी है। जो भाजपा के वहाँ पे 2 बार के विधायक हैं, 2 बार वो मेयर भी रह चुके हैं, विनोद चमोली जी, जिस तरीके से आज उस सीट की स्थिति है, शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं है, सीवर लाइन्स खुदी हुई हैं और लोगों की बात को नहीं सुनने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे विधानसभा जाने का मौका देंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित का देहरादून में आगमन हुआ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उनका स्वागत किया गया। पूनम पंडित ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने, महिलाओं की समस्या को प्रमुखता देने और कांग्रेस की विचारधारा को हर वर्ग तक पहुंचाने की चर्चा की। तो वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई। जो आज का दौरा मेरा एज ए प्रभारी लगा है उत्तराखंड में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से, एक हमारी कार्यकर्ताओं की सिर्फ मीटिंग थी। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं इतनी दूर दूर से कि कोडी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रही है और आने वाले समय में ये मीटिंग तय करेगी इस उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की राजनीति को, महिला कांग्रेस को जो हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के साथ साथ हमें यहाँ की महिलाओं की आवाज उठाना बेहद जरूरी है। यही जो आज इस कार्यालय में उत्तराखंड के जो हमारा प्रदेश कार्यालय जो महिलाएं बैठी हैं, ये तमाम जिलों में, ब्लॉकों में महिलाओं के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए और भी हमारी जो युवा अवस्था की बेटियां हैं उनकी आवाज उठाने के लिए यही महिलाएं आंदोलन भी करेंगी जैसे पीछे किया था। कोई है और उत्तराखंड में महिला, सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के अलावा किसी महिला ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो जो भाजपा की महिलाएं कहती हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे? है क्या कोई महिला कांग्रेस की, भाजपा की पदाधिकारी जो कह सके कि मैंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई है?
और आज भी वो मुद्दा संसद में बना हुआ है। तो ऐसे मुद्दों के लिए और बेटियों की आवाज, उनकी शिक्षा के लिए आज वो आंदोलन करती हैं, धरने करती हैं। कहीं ना कहीं कितनी तकलीफ उनको महसूस होती हो कि आज वो पढ़ी लिखी अच्छी कलम लेके बैठे। आज यहाँ पर मनरेगा का जो मुद्दा, बताइए क्या किया। मतलब तुम लोग नाम बदल करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो, और यहाँ उत्तराखंड में भी धरना चल रहा है उसके लिए। तो हमारी जो भी जरूरत होगी, महिला कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते महिलाओं के लिए इस उत्तराखंड में जो भी बन पड़ेगा करेंगे। देखिए, आज हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है, वो यहाँ पे आई हुई हैं। और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, जिले हैं, उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां, और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है, जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ। और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने हैं, किन इश्यूज पे हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीजों को लेके एक डिस्कशन हुआ है। कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हल्द्वानी पहुंचे और यहां पर उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, जिसके तहत हल्द्वानी में इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहनता से चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक शर्मा ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। वहां पर अलग मुद्दे होते हैं, यहां पर अलग मुद्दे होते हैं। झूठ के पैगंबर और खनन माफिया में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहां पर इस बार जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो राज्य के मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी होंगे। हम अब जो केंद्र की नीतियां हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे। राज्य सरकार में जो मुख्य मुद्दे हैं, खास तौर पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महिला असुरक्षा का मुद्दा है, जिस तरह से आज किसान त्राहिमाम कर रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। और हो सकता है कि धामी जी चुनाव से पहले ही विदाई ले जाएं। उत्तराखंड सरकार के स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि बच्चों को संस्कृति और श्लोकों की जानकारी देना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश विविध संस्कृतियों वाला है और बच्चों को सभी परंपराओं का ज्ञान मिलना चाहिए। कि श्लोक पढ़ाना अगर स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक पुस्तिका होती थी कक्षा 5 तक हमारे पास जो है सुभाषितानी, उसमें जो है वेदों से, उपनिषदों से तमाम जो है श्लोक होते थे और उसका ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक भावना नहीं होनी चाहिए, ध्रुवीकरण की राजनीति उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों को, मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं और बहुलतावादी संस्कृति है। मैं तो कहता हूं कि सभी संस्कृतियों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए और पहले दिया जाता था। अब अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा तो गलत है, लेकिन निश्चित तौर पर अपने देश की भाषा, संस्कृति का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए और सभी संस्कृतियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि काशीपुर में उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ हुआ। 22 से 31 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में 54 टीमें 4 मैदानों पर मुकाबला करेंगी। उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट जस्टिस आलोक मेहरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने फीता काटकर और बल्लेबाजी कर खेल महाकुंभ की शुरुआत की। आज 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं।
राज्य के 25 वर्षों की स्वर्णिम विकास यात्रा को समर्पित और शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के जोशीआड़ा में 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित रजत उत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक कला और कल्पना शक्ति का सुंदर प्रदर्शन किया, जिससे परिसर रंग बिरंगे चित्रों और आकर्षक रंगोलियों से सजा नजर आया। मसूरी में 24 दिसंबर से विश्व विख्यात विंटरलैंड कार्निवल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन 29 से 30 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि कार्निवल उत्तराखंड की रजत जयंती और इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती को समर्पित है। शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटरलैंड के दुर्लभ नजारे पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। तारीख से जो हमारा सबसे अवेटेड इवेंट है मसूरी का, मसूरी विंटरलैंड कार्निवल, उसका आगाज होगा और ये 24 से 29 लगभग 6 दिन के लिए हमारी चलेगी। तो उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। सजावट का कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है, लगभग सजावट हो भी गई है और बाकी जो अंतिम रूपरेखा है उसको कोशिश की जा रही है। ब्रोशर्स हमने रिलीज कर दिए हैं, आर्टिस्ट हमारे फाइनल हो गए हैं और जैसा कि हमेशा की भांति मुख्य जो वेन्यू होगा वो हमारा नगर पालिका टाउन हॉल होगा और इसके उपरांत इसके अलावा जो होगा हमारे शहीद स्थल, गांधी चौक, लैंडौर, कंपनी गार्डन और गढ़वाल टेरेस, जो हमारी ये 4-5 जगह हैं, वहाँ पे भी लगातार प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि पूरे शहर में एक एहसास हो कि कार्निवल हो रहा है और पूरा शहर इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। क्या खास होने वाला है सर? और खास हमारी जैसे कि हमारी मुख्य थीम है कि सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी रजत जयंती वर्ष हो रही है, तो हमने उसी को अपना मुख्य थीम बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो कल्चर हैं, चाहे वो हमारे फूड हो, हमारा पहनावा हो, संगीत हो, डांस हो, हम सभी को हमारी कला, हमारी भाषा, हम सबको पूरे पर्यटकों को जो हमारे देश विदेश से आते हैं उनको दिखाएं, प्रचार करें कि कितनी रिच, कितनी हमारी संस्कृति सभ्य है, मतलब भव्य है और वो उसका प्रचार हम वहां तक कर पाए। क्रिसमस और नववर्ष को लेकर उत्तराखंड में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन में मिलावट और खराब गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी, मिष्ठान भंडार और स्ट्रीट फूड जोन में नियमित और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर काशीपुर से बता रहे हैं, जहां पर कोहरे के बीच तेज धूप निकली, लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित था और धूप से शहरवासियों के चेहरे खिल उठे। पार्कों और छतों पर लोग उमड़े और मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी आगे आने वाले दिनों के लिए दी है। कोहरा प्रदेश में बढ़ सकता है, लेकिन इस बीच आपको बता दें बड़ी जानकारी, कोहरे के बीच अब धूप निकलने की वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। और इसी बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का ऑडिट 95 ब्लॉकों में पहली बार ऑडिट होगा। 4 ब्लॉकों से शुरुआत हुई है। उसाटा को सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत शामिल है और भलगना और जाखिरीधार ब्लॉक में ऑडिट करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भलगना और जाखिरीधार ब्लॉक में सोशल ऑडिट होगा। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का ऑडिट पहली बार होने जा रहा है और 95 ब्लॉक्स में यह ऑडिट पहली बार होगा। रुद्रप्रयाग पुलिस कार्यालय में एसपी अध्यक्ष प्रहलाद कोंडे ने मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। इस दौरान सभी विवेचकों को केस स्टडी और हाल के निर्णयों पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। थानों में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा हुई। अधिकारियों और थाना प्रभारियों को ऑनलाइन वार्षिक मंतव्य भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध शराब तस्करी और एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई तेज करने, रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन नियमित करने के निर्देश भी जारी हुए।
मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ों में भी कोहरे की चादर फैलने लगी है। उत्तरकाशी में बिना बारिश और बर्फबारी के घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन नगरी की प्रमुख सड़क मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पटरी दुकानों का सामान जब्त कर व्यापारियों को चेतावनी दी गई है और 5 वेंडर जोन चिन्हित कर चयनित व्यापारियों को स्थायी स्थान आवंटित किया गया है। इसके साथ ही अनियंत्रित रूप से खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मॉल रोड पर अब किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। कमेटी की बैठकों का कई दौर आयोजित किए गए। उसमें पूर्व से ये तय था कि जो मॉल रोड है उसको टूरिस्ट के लिए और हमारी जो स्थानीय जनता है उनके आवागमन के लिए नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। और विगत में कई बार जो पटरी व्यवसायी हैं उनको भी इस संबंध में सूचना दे दी गई थी। जो हमारी कल की बैठक आयोजित की गई, जो एक तरह से अंतिम बैठक थी प्रथम चरण की, उसमें पूर्व से जो डेट निर्धारित थी 20 दिसंबर, जो उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी लगभग 1 माह पहले, उसमें ये डेट दी गई थी। इसी क्रम में आज स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये एक कलेक्टिव ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें जो भी पटरी व्यवसायी अधिकतर लोगों द्वारा अपना सामान हटा लिया गया है, उनके सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ सामान अभी भी जिनका बचा हुआ है उनसे भी हटाया जा रहा है। कुछ सामान जिसमें कोई नहीं है उसको क्लेम करने का, उसको जब्त किया जा रहा है। और साथ ही में जो उनके स्थान पर गाड़ियां लग जा रही हैं उनके भी चालान करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगरपालिका द्वारा की जा रही है। तो आज जो हमारा प्रथम दिन है मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करने का, इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से नगरपालिका द्वारा आज की हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी करीब 100 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अतिक्रमण, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले प्रमुख रहे। तो वहीं डीएम ने सभी शिकायतों पर संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने साधु के भेष में ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की है। कोतवाली रूड़की पुलिस ने 6 बहरूपियों को हिरासत में लिया है। भीख के नाम पर ज्यादा धन वसूली की शिकायतें मिल रही थी और वहीं चेकिंग अभियान में पकड़े गए बाबाओं पर धारा 172 BNSS में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि ढोंगी और ठगी बर्दाश्त नहीं होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।